प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मध्य एशिया के भूगोल के बारे में और कुछ अफगानिस्तान के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ कबीले हैं, लोहा है, घोड़े हैं। खासतौर पर अफगानिस्तान के बारे में बताया था। गजनी गौर में लोहे की खाने हैं, कंधार में अच्छे घोड़े हैं और यहाँ कबीले हैं। हर कबीले का अपना अपना लड़ने का ढंग है, तो व्यू रचना में, रणनीति में उनकी अलग अलग है। तो यहाँ के लोग जो कि जुझारू हैं, लड़ाकू हैं, हथियार हैं और उस समय के फाइटर जेट घोड़े हैं, कंधार के घोड़े विश्व प्रसिद्ध थे। तो ऐसे लड़ाके जिस तरफ भी निकलेंगे, स्वाभाविक रूप से विजय पताका उनकी लहराएगी। और यही हाल मैंने मध्य एशिया के बारे में बताया है। और ऐसा ही एक योद्धा जो गजनी में और गौर में हुआ, गौर में जिसका नाम मोहम्मद गौरी पड़ा, गौर के नाम पर गौरी पड़ा। हम एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी का राजस्थान हिस्ट्री में, तब थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो हम बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसे शुरू करना है। तो मोहम्मद गौरी गौर का शासक अपनी सेना लेकर आया, पंजाब पर कब्जा किया, अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को हराया। इस प्रकार भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है कि मोहम्मद गौरी ने तुर्कों की सत्ता जमा दी। और जाने से पहले वो अपने, जब मैं ये बात कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, अभी वो लाहौर में है, उनकी राजधानी लाहौर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूंगा तो राजधानी लाहौर है। तो जाने से पहले कुतुबुद्दीन, जो कि उसका एक गुलाम है, दास है, उसे अपने प्रतिनिधि के तौर पर छोड़कर गया है और वापस चला गया है। मोहम्मद गौरी तो गजनी चला जाएगा और कुतुबुद्दीन प्रतिनिधि, गौरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत की शासन सत्ता संभालेगा। गौरी का कुतुबुद्दीन गुलाम है। तो थोड़ा सा गुलाम कौन होते हैं इनके बारे में चर्चा कर लेना आवश्यक है। देखिए, युद्ध होते थे, युद्ध में जो सेना हार जाती थी उन्हें कैदी बना लिया जाता था। ये कैदी ही, ये सैनिक कैदी ही गुलाम है। मैंने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है कि युद्ध में जो सैनिक हार गए, अधिकारी हार गए, उनको गुलाम बना लिया जाता था। ये कैदी ही गुलाम कहलाते थे। लेकिन बात समझने की ये है कि ये बड़े प्रतिभावान हैं, योग्य हैं। क्यों नहीं होंगे? जो हारने वाले राजा के सैनिक हैं, अधिकारी हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा के बल पर ही वो पद मिला होगा, इसलिए वो योग्य तो होंगे ही। योग्य होंगे, प्रतिभावान होंगे, साहसी होंगे, अच्छे सैनिक होंगे। इसलिए जो राजा इनको गुलाम बना लेता था, वह भी अपनी सेना में, अपने प्रशासन में इन गुलामों को ऊंचे ऊंचे पद देता था। बात थोड़ी अजीब लग रही होगी कि गुलामों को ऊंचे ऊंचे पद देता था राजा। बिल्कुल यस, आगे आपको ज्यादा समझ में आएगा। जीतने वाला राजा हारने वाले सैनिक जिनको गुलाम बना लिया गया है, उनको अपनी सेना में ऊंचे ऊंचे पद देता था, प्रशासन में ऊंचे पद देता था, सेना में ऊंचे पद देता था। चूंकि युद्ध कैदियों के अलावा
ये तो युद्ध में बंदी बनाए गए कैदी जो होते थे, गुलाम हैं, इन कैदी गुलामों के अलावा, युद्ध बंदी गुलामों के अलावा भी गुलाम होते थे जिन्हें युद्ध में नहीं अन्य तरीके से गुलाम बनाया गया है। और ये गुलाम भी इनके बाजार लगा करते थे उस समय। जैसे हमारे यहाँ कपड़ा बाजार होता है, सब्जी का बाजार है, वैसे गुलामों के बाजार भी मध्य एशिया में लगा करते थे। गजनी अफगानिस्तान में भी लगते थे, मध्य एशिया में भी लगते थे। पाकिस्तान तो हमारा ही हिस्सा था, ये तो इससे तो भारत माने। उस समय ये सीमाएं कभी आगे तक अफगानिस्तान तक, कभी पीछे, इस तरह से घटती बढ़ती रही हैं। इन सीमाओं की तरफ आप बिल्कुल ध्यान नहीं दें, ये मानचित्र बिल्कुल ही समझने के लिए, इसकी बॉर्डर लाइन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो गुलामों के बाजार मध्य एशिया में लगा करते थे और उसमें बिकने के लिए बड़े कुलीन कैदी भी आते थे। कुलीन कैदी यानी कि अच्छे अच्छे घरानों के व्यक्ति जिनको गुलाम बना लिया जाता था, वे भी, उनके भी कैदियों के बाजार में उनको लाया जाता था, वो उनको भी बिकना पड़ता था। अमीर लोग ऐसे कैदियों को खरीद लेते थे। जब मैं ये कह रहा हूं कि अमीर लोग, तो याद रखें अमीर उस समय प्रशासन में एक पद का नाम है। यहां अमीर से अभिप्राय धनवान से नहीं है। अमीर सेना में, प्रशासन में उच्च पद हैं। चूंकि उच्च पद है तो उनके पास पैसा तो होगा ही होगा, धनवान तो वो होंगे होंगे, लेकिन यहां अमीर से अभिप्राय ऊंचे पद से है। अमीर याकुर, अमीर ये वो, अमीर शिकार, बहुत सारे अलग अलग पद हैं। इसकी अलग से हम क्लास लेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अमीर लोग गुलामों के बाजार से इन कैदियों को खरीद लिया करते थे। और ये कैदी, ये गुलाम जो होते थे, ये बड़ी स्वामी भक्त होते थे। अब देखिए, इनका सबसे बड़ा गुण है स्वामी भक्ति, अपने स्वामी के प्रति वफादारी, और ये अपने स्वामी के लिए जान न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटते थे। यानी कि जो इनका भी मालिक बन जाएगा, ये उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। ये बहुत बड़ा गुण था इन कैदियों में। और ये प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किए जाते थे, तो बड़ी कार्यकुशलता के साथ कार्य करते थे। अब आप समझिए कि राजा लोग इनको ऊंचे पद पर नियुक्त क्यों कर देते थे? ये योग्य तो होते ही थे, लेकिन अन्य धर्मों में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि इस्लाम बड़ा ही लोकतांत्रिक धर्म है, वहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। आपने ईद के समय देखा होगा, वे एक ही पंक्ति में, चाहे अमीर है या गरीब है, खड़े होते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये उनके अंदर ऊंच नीच की भावना को खत्म करता। यहां जो मैं कह रहा हूं कि इस्लाम बड़ा ही लोकतांत्रिक है, तो वहां मैं इस गुण की प्रशंसा कर रहा हूं कि उनमें छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। ऐसा ही अन्य सभी धर्मों में भी होना चाहिए, ये बुराई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस्लाम बड़ा लोकतांत्रिक है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। अतः गुलाम होना कोई असम्मानजनक बात नहीं थी। कोई उनके साथ गुलाम जैसा व्यवहार ही नहीं करता था, इसलिए गुलाम होना असम्मानजनक बात कतई नहीं थी उस काल में। चलिए, गुलामों, उस समय यह कहा जाता था कि सुल्तानों की औलाद नालायक हो सकती है, अयोग्य हो सकती है, लेकिन गुलाम हमेशा ही योग्य व प्रतिभावान ही होगा। मैंने आपसे कहा है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो होते ही योग्य व प्रतिभावान थे। जिस भी राजा के सैनिक होते थे, वहां भी वे योग्य व प्रतिभावान थे, इसलिए उन्हें उच्च पद मिला है। तो राजा यानी कि सुल्तान के बारे में यह कहा जाता था
कि सुल्तानों की औलाद निकम्मी अयोग्य हो सकती है, लेकिन गुलाम हमेशा योग्य व वफादार ही होता था। इसीलिए आप देखेंगे, अब हम तथाकथित गुलाम वंश को अध्ययन करेंगे कि सुल्तान अपनी कन्या की शादी तक अपने गुलाम के साथ कर देता था। यानी कि राजा अपनी बेटी की शादी अपने ही गुलाम से कर देता था। मैं नौकर शब्द का भी प्रयोग नहीं कर रहा, गुलाम है ये, गुलाम से कर देता था। पैसा देकर खरीदा है इनको। तो आप देखिए, इतना गुलाम गुलाम करने के बाद भी उस गुलाम का कितना सम्मान है, उसकी योग्यता के कारण। गुणों की पूजा हर कहीं होती है, इसलिए हमें गुणवान बनना चाहिए। मैंने कुछ पृष्ठभूमि गुलाम, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम है, इसलिए मैंने ये पृष्ठभूमि आपको बताई। अब जिस तथाकथित गुलाम वंश, मामलुक वंश, इल्वली वंश या प्रारंभिक तुर्क कह लीजिए, डिटेल से चर्चा तो एक अलग टॉपिक लूंगा छोटा सा, उसमें डिस्कस करेंगे कि इस वंश को क्या नामकरण दिया जाना चाहिए। जिस वंश की हम चर्चा कर रहे हैं, इसका पहला भारत में पैर जमाने वाला शासक होगा कुतुबुद्दीन। तो कुतुबुद्दीन का प्रारंभिक जीवन कैसा है, इस गुलाम का, गोरी के इस गुलाम का प्रारंभिक जीवन कैसा है, जो कि गुलाम वंश का पहला राजा है। ये मध्य एशिया में, इधर आप देखेंगे ऊपर, ये तुर्किस्तान है, इधर तुर्किस्तान का रहने वाला था। माता पिता तुर्क हैं, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब वह बच्चा था तो बाल्यकाल में ही कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया, गुलाम बना लिया। जैसे आजकल बच्चा उठाने वाली गैंग कार्य करती है, इस तरह से वो चला करता था। तो कुछ लोगों ने उठाकर उसे दास बना लिया। और एक मध्य एशिया में जगह है निशापुर, निशापुर गांव तो नहीं कहेंगे, थोड़ा बड़ी जगह है, बड़ी जगह थी उस काल में, वहां ले आए। वहां एक काजी थे जिनका नाम था फखरुद्दीन। बड़े ही अच्छे उदार वृत्ति के, उदार विचारों के काजी थे, पढ़े लिखे थे। और उन लोगों ने लाकर काजी फखरुद्दीन को बेच दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया। काजी बड़े उदार थे, उन्होंने अपने बच्चों की भांति कुतुबुद्दीन का लालन पालन किया। उनको अभी बच्चा ही थे कुतुबुद्दीन, तो लालन पालन किया, शिक्षा दीक्षा दी, लिखना पढ़ना सिखाया, घुड़सवारी सिखाई और सैनिक शिक्षा भी दी। यानी कि एक योद्धा के रूप में जो शिक्षा दीक्षा मिलनी चाहिए वो निशापुर के काजी ने दे दी। लेकिन निशापुर के काजी अब बूढ़े हो चले गए। एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद काजी के पुत्रों ने कुतुबुद्दीन को पैसे बेचकर, स्वाभाविक है वो गुलाम है, पैसा कमाएंगे, तो कुतुबुद्दीन को एक सौदागर के हाथ में बेच दिया। सौदागर ने खरीदा और घूमता घमाता लेता हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी ले आया, जो कि उस समय अफगानिस्तान का बहुत अच्छा शहर माना जाता था महमूद गजनवी की बदौलत। अब गजनी के गुलामों के बाजार में लाकर खड़ा कर दिया है, बहुत सारे गुलाम खड़े हैं, वहां कुतुबुद्दीन भी खड़ा है। खरीदार आते हैं, जिसको जो गुलाम अच्छा लगता है खरीद लेते हैं। एक दिन गुलामों के बाजार में गौर का शासक मोहम्मद गोरी भी आया। मोहम्मद गोरी गुलाम खरीद रहा है, उन्हें भी अपने प्रशासन और सेना के लिए अच्छे अच्छे योद्धाओं की आवश्यकता होती है। तो मोहम्मद गोरी की नजर कुतुबुद्दीन पर पड़ी।
जिसको कोई भी नहीं खरीद रहा था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक देखने में बड़ा ही कुरूप था, देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, बहुत कुरूप था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने उसकी कुरूपता का ध्यान न करते हुए उसे खरीद लिया। न केवल खरीद लिया बल्कि उसे ये उपाधि भी दी जिसको कहते हैं ऐबक। ऐबक का मुख्य तात्पर्य है चंद्रमा के मुख के समान, चंद्रमुखी, चंद्रमा के मुख के समान, यानी कि उसके गुणों से प्रभावित होकर उसे ये उपाधि गौरी ने दी, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाए। अपनी स्वामी भक्ति और वफादारी से कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का बड़ा ही विश्वास पात्र बन गया और इसी की बदौलत खुश होकर मोहम्मद गौरी ने उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अमीर आखुर का पद दे दिया, आखुर का पद दे दिया। इस तरह यह बहुत बड़ा पद है। यह फाइटर जेट की संभाल करने वाला मंत्रालय है। उस समय के फाइटर जेट घोड़े हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। और यह पद मिल गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इससे आगे अगली वीडियो। थैंक यू।